हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों यहाँ पर जीके जीएस से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, एनटीपीसी स्टेज 1 हो चाहे सेकंड हो, एएलपी टेक्नीशियन और दोस्तों पैरामेडिकल, सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या जिसके आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल में फैक्ट के साथ बताया जाता है, क्वेश्चन को कवर कराया जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों केवल रिवीजन करना है जीके जीएस और स्टैटिक जीके का, तो सुबह की क्लास में दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 8 बजे ही अपलोड की जाती है। इससे पहले की सभी वीडियो को दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इससे पहले की सभी वीडियो। यकीन मानिए दोस्तों आप लोग को एक एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों अगस्त ऑफर कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लेना। ये दोस्तों पहले आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। अब इसके दोस्तों कुछ फैक्ट आप लोग देखिए कि जब एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है तो इसको अगस्त ऑफर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और वायसराय लेन लिथगो ने अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव की दोस्तों घोषणा करी थी। किसने करी थी? वायसराय लेन लिथगो ने 1940 में करी थी, ठीक है, लेन लिथगो। कांग्रेस पार्टी ने अगस्त प्रस्ताव को दोस्तों मंजूर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? कांस्टेबल में दोस्तों आरपीएफ में पिछली बार पूछा था, आसफ अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में भारत की अंतरिम सरकार के दौरान रेलवे एवं परिवहन मंत्री एक मुस्लिम कांग्रेस नेता आसफ अली थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जॉन मिथाई के बारे में पूछे तो जॉन मिथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री चुना गया था, लियाकत अली को वित्त मंत्री चुना गया था और जगजीवन राम जी को दोस्तों श्रम मंत्री चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने करी थी? बीपी मंडल के द्वारा दोस्तों द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता की गई थी। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट देखिए आप लोग। द्वितीय पिछड़ी वर्ग आयोग की अध्यक्ष बीपी मंडल थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अगर पूछ लिया जाए कि गठन कब हुआ था इसका, तो 1979 में किया गया था। काका कालेलकर आयोग का गठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ ओबीसी वर्गों की पहचान करने वाला प्रथम राष्ट्रीय स्तर का आयोग था। इसका गठन 1953 में किया गया था। किसका गठन? काका कालेलकर आयोग का। भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रश्नों की जांच के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था और इसका गठन 1953 में किया गया था। इसको आप लोग को मार्क कर लेना होगा। इस आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर वाई रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और आर्टिकल 280 के तहत एक संवैधानिक आयोग है। इसका कार्य केंद्र और राज्य सरकार के वित्त मामलों का आकलन करना और इनके बीच करों का बंटवारा करने की दोस्तों सिफारिश करना इसका कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भारत आया था 1942 में। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में दोस्तों क्रिप्स मिशन भारत आया था। यह मिशन 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 के दौरान भारत आया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? ये भी दोस्तों आप लोगों को मार्क कर लेना है। तो दोस्तों आर्थर स्लेसिंगर ने दोस्तों ये न्यायिक सक्रियता शब्द को गढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और आप लोग यहाँ पर देखें दोस्तों जो डिटेल में कि न्यायिक सक्रियता शब्द 1947 में अमेरिकी इतिहासकार था आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने दी थी। न्यायिक सक्रियता का अर्थ दोस्तों क्या होता है? न्यायिक संयम का विरोध करना या न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित
आत्म नियंत्रण की अवधारणा करना इसका अर्थ होता था। भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव वी आर कृष्ण अय्यर, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, पी एन भगवती और डी ए देसाई ने दोस्तों रखी थी। इनके दोस्तों सभी के नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? दोस्तों ये जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर और पी एन भगवती जी, इन दोनों का नाम आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी समिति अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है? दोस्तों विशेषाधिकार समिति जो कि अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में दोस्तों पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था। विशेषाधिकार समिति की बात करें तो दोस्तों इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। टोटल मतलब इसमें टोटल होते हैं 25 सदस्य, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा से नामांकित किए जाते हैं। इस समिति का कार्य दोस्तों सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार के मामलों की जाँच करना इस समिति का वर्क होता है। याचिका समिति संज्ञेय विषयों के मामले की जांच करती है। साथ ही साथ दोस्तों यह सार्वजनिक महत्व की याचिकाओं की भी जांच इसी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति की अनुशंसा की थी? दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नीति की अनुशंसा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और भी डिटेल यहाँ पर देखिए कि बलवंत राय मेहता ने 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। ये सन भी दोस्तों आप लोगों को मार्क कर लेना है। इस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते थे। कौन कौन शामिल होते थे? एक तो ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद इंक्लूड होते थे। अगर दोस्तों इसके गठन का वर्ष पूछ लिया जाए, किसके? हनुमंतराव समिति के गठन का वर्ष, तो दोस्तों ये 1984 में जिला स्तरीय योजना के स्वरूप के अध्ययन के लिए दोस्तों इसका गठन किया गया था। अगर जीवी के राव समिति के गठन का वर्ष पूछा जाए तो दोस्तों 1985 इसका गठन वर्ष था। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को 4 स्तरीय संस्था बनाने की दोस्तों अनुशंसा की थी। ठीक है, किसने करी थी? जीवी के राव समिति ने। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ये दोस्तों सन आप लोग को ध्यान रखने हैं क्योंकि ये पूछ लेता है। इस संस्था ने पंचायती राज संस्थाओं को द्विस्तरीय बनाने की मांग करी थी। द्विस्तरीय बनाने की मांग दोस्तों अशोक मेहता समिति ने करी थी और 4 स्तरीय संस्था बनाए जाने की अनुशंसा जीवी के राव समिति ने करी थी। अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? योजना आयोग को दोस्तों नीति आयोग के द्वारा ये 2015 में दोस्तों इसको लाया गया था। यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके दोस्तों यहाँ पर लाया गया था। इसकी स्थापना 1950 में स्थापित किए गए योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। क्षेत्रीय परिषद को 6 भाग में बांटा गया, जिनमें 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के अंतर्गत किया गया था। ये 5 क्षेत्रीय परिषद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी की बात करें तो दोस्तों इसमें दादर नागर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी पूर्वी परिषद का गठन उत्तरी पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को दोस्तों यहाँ पर मान्यता कब दी थी? ये दोस्तों मान्यता दी गई थी 1950 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान मूल रूप से बांग्ला भाषा में था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था, यानी कि लिखा गया था। और पहली बार दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूछा जाता है दोस्तों कि पहली बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा आर्टिकल वित्त आयोग से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। कुछ और दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानकारी देखें जो कि इसमें डिटेल में बताई गई है कि वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। यह भाग 12 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का दोस्तों प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान दोस्तों आर्टिकल 263 में किया गया है। ये दोस्तों एक प्रकार के संवैधानिक निकाय होती है। इस परिषद का गठन 28 मई 1990 में किया गया था। ठीक है, किसका? अंतर्राज्यीय परिषद का। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 262 में देखते हैं। इसमें दोस्तों संसद किसी भी विवाद या शिकायत स्थगन, अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के लिए जल का उपबंध कर सकती है। आर्टिकल 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में विवरण आर्टिकल 244 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये दोस्तों 1926 में की गई थी। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों एक प्रकार का संवैधानिक निकाय होता है और भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत दोस्तों ये निहित है। आर्टिकल 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान 315 से 323 के अंतर्गत बताया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी दोस्तों पहले हो जाती है वही कार्यकाल होता है। और इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? इसको दोस्तों आप लोगों को डबल मार्क कर लेना है कि किस वर्ष में पिट इंडिया एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों 1784 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। पिट्स एक्ट इंडिया वर्ष 1784 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। इस एक्ट का उद्देश्य दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना इस एक्ट का पर्पस था। इस अधिनियम का नाम विलियम पिट के नाम पर दोस्तों जो कि ब्रिटेन के समकालीन प्रधानमंत्री पर पिट एक्ट रखा गया था, उनके नाम पर ही। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इसको दोस्तों आपको मार्क कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अधिनियम की संगठित विशेषता किसे माना जाता है? दोस्तों दृढ़ संविधान को भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है। एसआई का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता दृढ़ संविधान को माना जाता है। इसमें दोस्तों कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, 470 आर्टिकल हैं और 25 भाग हैं। इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान दोस्तों भारतीय संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? इसको भी दोस्तों मार्क करना है। 1921 में किया गया था। गठन 1921 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं। ये 22 सदस्य भी आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के दोस्तों इंक्लूड किए जाते हैं। लोक लेखा समिति के कार्यकाल दोस्तों 1 वर्ष का होता है। ये भी आपको मार्क कर लेना है। लोक लेखा समिति का कार्य की बात करें तो दोस्तों सार्वजनिक जो खर्च होता है उसकी जांच करना इसी का कार्य होता है। यह एक संसदीय निकाय होता है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का दोस्तों मूल्यांकन करना इनका कार्य होता है। लोक लेखा समिति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा को ही सौंपती है। पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट कौन सी सभा को सौंपती है, लोकसभा या राज्यसभा? तो लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? दोस्तों प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट देखिए आप लोग कि प्राक्कलन समिति को बजट में शामिल अनुमानों के निरीक्षण और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ये दोस्तों लोकसभा की एक समिति है।
3 अप्रैल 1950 को पहली प्राक्कलन समिति के चुनाव को मंजूरी प्रदान की गई थी और 10 अप्रैल 1950 को समिति का चुनाव कर लिया गया था। इसमें दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। स्थायी समिति की बात करें तो इनके सदस्यों को 2:1 में क्रम से लोकसभा और राज्यसभा से लिया जाता है, इसको मार्क करना है। और तदर्थ समिति में ये समितियां जांच और सलाहकार समिति के रूप में कार्य करती है। ये अस्थायी समिति होती है। इस प्रकार की समिति कार्य पूर्ण होने के पश्चात इसको दोस्तों भंग कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा 15 से 16 मिनट की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को बेनिफिट लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।